तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का मैथ एकदम शुरुआत से एकदम शून्य से शिखर तक पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। और हम लोग एकदम क्लियरली कम से कम 5 मंथ, कितने बाबू, 5 माह में पूरा कंप्लीट मैथ का क्या कर देंगे, हर एक चैप्टर कंप्लीट सॉल्यूशन कर देंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, क्या है बाबू, जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसका क्या पढ़ेंगे बाबू, इसका परिचय पढ़ेंगे। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, जो चैप्टर का नाम है उसका नाम ही है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। इस बात को ध्यान से समझिएगा, यानी कि वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू, रियल नंबर। तो रियल नंबर यानी कि जो वास्तविक संख्या होती है, इस वास्तविक संख्या को समझने से पहले जो कुछ टॉपिक्स और होते हैं जिनको समझना क्या होती है बाबू, कंपलसरी होती है। और टॉपिक कौन कौन सी है, तो एक होती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। कौन कौन संख्या होती है बाबू, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या, जो कि हम लोग क्लास 9th और 8 में पढ़ चुके हैं। तो दिया है कि जो परिमेय संख्या होती है, अगर जिस व्यक्ति को, यानी कि परिमेय और अपरिमेय जिसको जिसको पता है उसको कंफर्म की वास्तविक संख्या समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ ही लेते हैं कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होती है और इरेशनल नंबर क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा कि जो परिमेय संख्या होती है, क्या बाबू, जो परिमेय संख्या होती है उसे हम लोग किस में रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग बटा के रूप में, किसके बाबू, भिन्न के रूप में। अगर जिसको हम लोग भिन्न और बटा के रूप में लिख दें, किसके बाबू, जैसे लिख दिए 3/4, क्या लिख दिए 3/4, यानी कि इसको बटा के रूप में लिख दे कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, भिन्न भी बोल सकते हैं कि नहीं। तो जिसको भिन्न के रूप में लिख दिए, जिसको भिन्न के रूप में लिख दिए उसी को क्या बोलते हैं बाबू, परिमेय संख्या। यानी कि बोल सकते हैं कि जिसे p/q के रूप में लिख दें। क्या बाबू, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक चीज कंडीशन और आती है कि लिख देता है Q नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखता है बाबू, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हम लोग का संख्या है कि क्या है कि जिसे p/q यानी कि बटा के रूप में लिख दें। तो ये तो हम लोग का p हो गया और ये क्या हो गया, q हो गया। तो लिखा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब हो गया कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो जो Q है यानी कि Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो बटा में लिखे हैं, बट ये क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। यानी कि परिमेय कंडीशन होता है कि बटा में तो हो बट जो नीचे का हो यानी कि Q हो कभी 0 के बराबर नहीं हो। तो अगला क्वेश्चन इसी में बन सकता है कि क्या अगर Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है तो क्या P का भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो ये बात क्या है, गलत है। केवल Q की जगह पर 0 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन P की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। जैसे ये कंडीशन नहीं हो सकता है कि 3/0 कभी नहीं लिख सकते, लेकिन 0/3 हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो परिमेय क्या होता है बाबू, तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि परिमेय जिसे बटा के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं परिमेय। और जो हम लोग का ध्यान देने वाली बात यह कि Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। तो फिर अगला क्या है, परिमेय में क्या होगा, बटा के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब दूसरा जो टॉपिक है क्या है बाबू, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। तो लिखा है कि परिमेय से पहले लग गया है क्या लग गया है, लग गया है। तो इसका मतलब कि परिमेय नहीं होगा।
तो इसमें एक कंडीशन याद रखनी है कि जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। किसके रूप में बाबू? जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो फिर p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे तो फिर लिखेंगे किस में? तो इस बात का ध्यान देना है कि अगर p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखें तो संख्या किस में होनी चाहिए? तो रूट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए बाबू? रूट में, यानी कि करणी में होनी चाहिए। यानी कि जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में यानी कि बटा के रूप में न लिख सकें, यानी कि वो संख्या किस में हो बाबू? तो करणी यानी कि रूट में हो। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर बटा में लिख दे तो परिमेय होगा, बटा में नहीं लिखे तो अपरिमेय होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब क्या करते हैं? अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बाबू परिमेय और अपरिमेय तो समझ में आ गया। तो लिखते हैं परिमेय और अपरिमेय का डिफिनेशन, यानी कि परिमेय और अपरिमेय का परिभाषा किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू? परिमेय। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। तो क्या इसका डिफिनेशन लिखेंगे? लिखेंगे डिफिनेशन कि जिसको क्या बाबू? जिस संख्या को बटा में यानी कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं बाबू? तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल में क्या होगा? लेकिन इसे एक कंडीशन पहले कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू का वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान देने वाली बात है। ठीक, तो अब एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे? लिख देंगे 3। क्या लिख दिए? 3। अगर कुछ नहीं है तो 3 के अपान में 1 भी तो कर सकते हैं, बटा में हो गया तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर? तो अब एग्जाम्पल लिख दिए कि 0 भी आ गया तो क्या है? 0 के भी बटा 1 कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया? परिमेय हो गया। अगर लिख दे 3/7 तो ये पहले से ही बटा में है तो ऑलरेडी ये परिमेय संख्या हो गया। क्लियर? और एक चीज और समझने वाली बात है कि क्या हम लोग लिख दिए √9 लिख दिए। क्या लिख दिए बाबू? √9। तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप लोग कहें कि इससे पहले हम लोग समझें कि जिसे परिमेय यानी कि जिसे बटा के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उस संख्या को हम लोग किस में लिखते हैं? रूट में लिखते हैं। तब तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, रूट में हो। क्या बाबू? रूट में हो, लेकिन कंडीशन ये है कि इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। अगर रूट में हो, स्क्वायर रूट निकल गया, वर्गमूल निकल गया तो हम लोग का क्या हो जाएगा? परिमेय हो गया। जैसे √9 था, √9 किसका वैल्यू होता है बाबू? 3 का होता है, तो 3 के बटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो जो √9 है ये क्या हो गया? ये हम लोग का परिमेय संख्या हो गया। तो समझने वाली बात ये है कि कोई भी संख्या करड़ी में हो, ठीक है, बट उसका वर्गमूल क्या होना चाहिए? निकल जाए तो क्या होगा? परिमेय। और नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। क्लियर? तो √9 भी क्या हो सकता है? परिमेय हो सकता है। और √1 भी क्या हो सकता है? परिमेय हो सकता है। क्यों? क्योंकि √1 किसका वैल्यू है? 1 का ही है। रूट हम लोग लिख दिया 4, ये भी क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है। 80 से। क्लियर? अब देखते हैं अपरिमेय। क्या बाबू? अभी हम लोग समझे अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो अभी बताएं कि जिस संख्या को, क्या बाबू? जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वह संख्या किसमें हो बाबू? तो वह संख्या करणी में हो यानी कि रूट में हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग
अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिख दिए हम, क्या लिखे हैं कि जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो संख्या किसमें लिखी जाएगी, तो रूट यानी कि करणी में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिख दिए बाबू कि एग्जाम्पल में √2 लिख दिए, क्या √2। पहली बात ये बटा के रूप में नहीं है, क्लियर, बटा में नहीं है तो हम लोग का अपरिमेय होगा। लेकिन कंडीशन एक पहले ये भी बताए थे कि रूट में हो तो चेक करते हैं क्या वो किसी का स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट निकल जाएगा तब तो हम लोग का वो परिमेय हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट ना निकले तो हम लोग क्या होगा बाबू, अपरिमेय होगा। तो रूट जो किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, ये क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। और √3 ले लिए, ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का √3, ये भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, वर्गमूल किसी का नहीं है। तो जो किसी का वर्गमूल नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी, क्या बाबू, जितने भी गणितीय चिन्ह होते हैं, जैसे लिख दिया हम लोग का, ये क्या हो गया, अनंत हो गया, ये क्या हो गया, पाई हो गया, ये क्या हो गया, बीटा, ये लैम्डा हो गया, ये क्या हो बाबू, ये सिग्मा हो गया। तो इसका मतलब जितने भी गणितीय चिन्ह होते हैं, जितने भी गणितीय चिन्ह होते हैं वो भी क्या होते हैं, जितने भी गणितीय चिन्ह होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस बात का ध्यान देना है कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बोल देंगे, कहते हैं, लिख दिए कि जो पाई होती है क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो जो पाई है क्या होती है बाबू, अपरिमेय। बोल दिए कि सिग्मा, क्या बाबू, बोल दिए कि सिग्मा परिमेय है कि अपरिमेय, तो गणितीय चिन्ह है कि नहीं, तो गणितीय चिन्ह होते हैं, ये क्या होते हैं बाबू, तो जितने भी गणितीय चिन्ह होते हैं क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्लियर, तो मुझे उम्मीद हो कि परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग वास्तविक संख्या देखते हैं। तो अब हम लोग बाबू क्या देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय तो समझ गए, लेकिन अब हम लोग जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो इस वास्तविक संख्या को बताने से पहले हम आप लोग को बताए थे कि वास्तविक संख्या उसी को समझ में आएगा जिसे परिमेय और अपरिमेय समझ में आ चुका रहेगा। जिसको अभी हम आप लोग क्या समझाए, परिमेय और अपरिमेय समझा दिए कि नहीं, परिमेय और अपरिमेय आप लोग को हम समझा दिए। अब हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या। क्या समझेंगे बाबू, वास्तविक संख्या, तो क्या हेडिंग डालेंगे, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर, नाम ही है रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। क्या बाबू, वास्तविक संख्या। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये क्या है बाबू, तो एक मान लीजिए पतीली, इस पतीली में केवल क्या है बाबू, तो केवल चावल है, ओनली राइस है। क्या है बाबू, ओनली राइस है। और एक और मटका बना दे रहे हैं, यानी कि एक और कुकर बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, कुकर। इसमें केवल क्या है, तो इसमें केवल दाल पल्स, एक में राइस है। क्लियर, यानी कि 2 हम कुकर बना दिए, एक में क्या है, एक में लिखे हैं चावल है और एक में लिखे दाल है। क्लियर, और एक में क्या कर दिए, हमको गुस्सा क्या कर दिए, इस चावल को और दाल को मिलाकर एक कुकर में क्या कर दिए, रख दिए। इसमें चावल और दाल क्या है, दोनों है। तो इससे पहले इस चावल को अलग था, चावल बोलते थे, ये दाल अलग थी, दाल को अलग बोलते थे। लेकिन क्या किए, जब एक तीसरा हम घड़ा बनाए और इस तीसरे घड़े में चावल और दाल दोनों को रख दिए कि नहीं, तो क्या इन लोग को चावल और दाल बोलेंगे, नहीं, इसको क्या बोलेंगे, खिचड़ी बोलेंगे। नहीं बाबू, क्या बोलते हैं, खिचड़ी बोलेंगे। इससे पहले हम लोग इसको चावल बोलते थे, इसको दाल बोलते थे।
लेकिन अब इस मटके को क्या है, चावल और दाल की नजर से देखेंगे? नहीं। इसको किस नजर से देखेंगे? तो खिचड़ी की नजर से देखेंगे। तो सेम वही बात है कि मान लीजिए ये क्या है बाबू, ये हम लोग का परिमेय, क्या है? परिमेय। और ये क्या है? अपरिमेय। क्या है बाबू? ये हम लोग का परिमेय और ये अपरिमेय। जिस दिन दोनों परिमेय और अपरिमेय एक साथ हो गए, यानी कि मान लीजिए यही घड़ा है, इस घड़े में परिमेय को और अपरिमेय दोनों को क्या कर दिए? मिला दिए। तो इस घड़े को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे बाबू? वास्तविक संख्या। तो बस समझ जाइए कि जब परिमेय को और अपरिमेय को मिला देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी? तो वास्तविक संख्या बन जाएगी। कौन सी संख्या बाबू? वास्तविक संख्या बन जाएगी। इस बात का ध्यान देना है। तो डिफिनेशन क्या बनेगा कि जब क्या बाबू, जब परिमेय और अपरिमेय को, जब परिमेय और अपरिमेय को आपस में मिला दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए तो उस संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बाबू? उस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन से संख्या मिले हैं? तो इसमें परिमेय और अपरिमेय मिले। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बाबू? तो एग्जाम्पल में देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल में क्या होगा? लिख दिए कि √9 ये परिमेय है, रूट लिख दिए 3 ये क्या है? अपरिमेय है। तो फिर इन दोनों एग्जाम्पल को हम कौन से एग्जाम्पल बोल सकते हैं? तो इन दोनों एग्जाम्पल को वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल लिख दिए, हम लिख दिए कितना बाबू? 42 लिख दिए। इसके बटा भी 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। चाहेंगे तो लिख सकते हैं, हम लिख दिए √5 लिख दिए, ये क्या है? अपरिमेय। लिख दिए 7/2 ये क्या है? परिमेय। तो ये क्या हो गया? ETC काफी इतना। तो ये सब जितने एग्जाम्पल है, इन सभी एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे बाबू? तो इन सभी एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्लियर? तो मुझे समझ में आ गया होगा कि हम लोग का जो परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं। तो हम लोग परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या समझ गए। परिमेय बटा में लिख सकते हैं, अपरिमेय बटा में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जब परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देंगे वास्तविक संख्या बन जाएगा। क्लियर? यानी कि जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर में क्या करना है, ये हम लोग को क्लियर हो गया। तो अब एक और इस चैप्टर के अंदर की जो टॉपिक आती है, और टॉपिक क्या है बाबू? तो यूक्लिड। क्या बाबू? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या थी बाबू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस बात का ध्यान देना। रिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो नाम दिया है पहले किसका? तो एक नाम दिया है यूक्लिड। तो ये यूक्लिड जो नाम है, ये क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। क्या है बाबू? एक व्यक्ति का नाम है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको किसने दिया था? तो यूक्लिड ने ही दिया था। और देने के बाद अपने नाम से दे दिए। जैसे जो न्यूटन थे, न्यूटन ने अपना नियम दिया, तो इसने क्या कर दिया? न्यूटन का नियम नाम दे दिया। तो सेम जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका नामकरण कौन किया? यूक्लिड ने किया, इसीलिए अपने नाम पर ही रख दिया। तो एक आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सेम इसका एक और आता है यूक्लिड। क्या आता बाबू? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आता है। क्या आता है? प्रमेयिका आता है। तो समझने वाली बात ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यानी कि यूक्लिड भी सेम है, विभाजन भी सेम है, बस एक बदल गया, एल्गोरिथम एक हो गया, प्रमेयिका हो गया। तो बात यहां पर आती है कि एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेयिका क्या होता है। समझने वाली बात तो यही है। तो जैसे क्या बाबू, जैसे अगर आप लोगों को, अगर आपको चाय जो है, चाय बना हुआ मिल गया, क्या बाबू? बना हुआ मिल गया। एक जगह आपको चाय बन रहा है। क्या बाबू? अभी चाय बन रहा है। यानी कि आप 2 घर गए,
पहले घर गए तो डायरेक्ट चाय बना हुआ मिल गया, और दूसरे घर गए तो चाय में क्या कर रही थी, अभी पतीले में चीनी और पानी और चाय पत्ती डाला जा रहा था। यानी कि एक में चाय बन रही थी एक घर में, और एक घर में चाय बन चुका था। बस यही क्या है, एल्गोरिथम प्रमेय का है। यानी कि एक हम लोग का क्या है बाबू, तो एक सिद्ध विधि है। कौन सी विधि, सिद्ध विधि, यानी कि पहले से ही सिद्ध है, यानी कि पहले से ही चाय बन चुका है। एक में श्रेणी क्रम लाइन से जिस प्रकार पतीली रखा गया, पानी रखा गया, चीनी डाला गया, फिर चाय पत्ती डाला गया, फिर गैस जला दिया गया, यानी कि श्रेणी क्रम विधि। क्या बाबू, श्रेणी क्रम विधि। यही बस इन दोनों में अंतर है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है इसमें श्रेणी क्रम क्या होता है, विधि होती है, और जो हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है कि कौन सी विधि होती है, सिद्ध विधि होती है। क्लियर, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रमेयिका क्या होती है और एल्गोरिथम क्या होती है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते किसको है, तो एक आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या आता है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ए क्या है, बी क्यू क्या है, अब प्लस आर क्या है, तो इसको ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाज्य बराबर। क्या बाबू, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। क्या बाबू, भाजक गुणे भागफल, अब प्लस शेषफल। क्या, प्लस शेषफल, तो सेम बात वही है। ए क्या हो गया हम लोग का, भाज्य हो गया। क्या हो गया, भाज्य हो गया। भाजक क्या हो गया, बी हो गया। क्यू क्या हो गया, भागफल हो गया। और आर क्या हो गया, शेषफल हो गया। यानी कहने का मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर वो क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या बाबू, तो ये सूत्र है। इस सूत्र को ध्यान दीजिएगा, इसी को हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो मुझे क्लियर है कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं।